Question number 27. Cost of sugar is 40 rupees per kg. Calculate its cost per mole. क्या दिक्कत है? कह रहा है 1 किलोग्राम चीनी की कॉस्ट 40 रुपए है, 1 किलोग्राम चीनी की। तो पहले 1 किलोग्राम चीनी को मोल में कन्वर्ट कर लो। सुक्रोज का फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, करिए अभी, ट्राई करिए हैंड टू हैंड। क्वेश्चन नंबर डालिए 27, कॉस्ट ऑफ शुगर। उत्कर्ष, हैव यू कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27, हैव यू कंप्लीटेड? यस सर। आ गया, बहुत अच्छी बात है। आयुषी आप ट्राई करो। कॉस्ट पर केजी इज 40। तो पहले पर केजी शुगर, पर केजी का मतलब कितने ग्राम हो गया? हाउ मेनी ग्राम्स? अनम्यूट करके रखो आयुषी, यस सर। अनम्यूट ही रखो। पर केजी है शुगर का मतलब कितने ग्राम शुगर है? सो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम को मोल्स में अनम्यूट रखो बेटा, बार बार म्यूट मत करो। मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ अनम्यूट मत, म्यूट मत कीजिए। 1000 ग्राम शुगर को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? यू हैव टू कन्वर्ट 1000 ग्राम ऑफ शुगर इनटू मोल्स। हाउ विल यू कन्वर्ट इट? आयुषी बेटा अनम्यूट रखो। कितनी बार बोलूं मैं? अनम्यूट रखो, जब तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा आपको म्यूट नहीं करना है। 1000 ग्राम शुगर को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, कैसे कन्वर्ट करोगे 1000 ग्राम शुगर को मोल्स में? बताओ कैसे करते हैं? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास के टर्म्स में? मास के टर्म्स में मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन सर मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। टोटल सिंपल सी बात है, जो भी गिवन मास है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें पहले शुगर का वो दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो पहले हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, जो चीनी आप खाते हो उसको C12H22O11 बोलते हैं। और क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो रहे हो तो आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। 342 ग्राम फिक्स्ड है, बदलती नहीं है, फिक्स्ड है 342 ग्राम। तो मतलब एक मोल का मास 342 ग्राम है। तो आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम। कैसे निकालेंगे, क्या करूं? नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम कैसे करूं? 1000 अपॉन व्हाट? 342। इससे मोल्स आ जाएंगे? यस और नो? यस और नो? Yes, राइट sir. है। अब मैं बोल सकता हूँ ये जो मोल्स आए हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी उत्कर्ष? इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1000 अपॉन 342 की? 3 पॉइंट समथिंग कितना कि 2.9 समथिंग? उत्कर्ष 1000 अपॉन 342 इज हाउ मच मोल्स? अरे बोलो जल्दी बोलो, पता नहीं कितना स्लो सोचते हो, क्या कर रहे हो इतना? दिस शुड कम आउट अप्रोक्सीमेटली 2.9 समथिंग। कितना आ रहा है? अरे अनम्यूट करो या फिर वीडियो ऑन करवाऊं मैं तुम्हारी? तुम्हारे समझ में नहीं आता एक बार में मैं बोल रहा हूँ अनम्यूट करो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, जवाब ही नहीं दे रहे हो। कितना है? 2.9 2.9 समथिंग आएगा। पहले बोला 2.9 के आसपास मोल्स आएंगे। अब आप क्या बोल सकते हो? क्या मैं 1000 ग्राम बोलूं या फिर मैं 1 kg बोलूं या फिर 2.9 मोल्स बोलूं? क्या बात बराबर है? इज इट इक्विवेलेंट? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. बात बराबर है। तो क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ 2.9 moles of sugar is equals to how many rupees? 40 rupees. Therefore पर केजी का है ना, और कितने केजी का निकालना है हमें? कैलकुलेट इट्स कॉस्ट पर मोल। अच्छा इतने मोल्स का है। Therefore कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ शुगर विल बी। बताओ कैसे निकालोगे? 2.9 मोल्स का कॉस्ट 40 रुपीज है, 1 मोल का कॉस्ट कैसे निकालोगे? 2.9 मोल्स का कॉस्ट 80 रुपीज है, 40 रुपीज है, तो 1 मोल का कॉस्ट कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड इट? कैसे पता करोगे इतने मोल्स का? सर इतने 40 अपॉन 2.9। एग्जैक्टली सर, 40 रुपीज डिवाइडेड बाय 2.9। इससे 1 मोल का आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास का आंसर है, तो आंसर 12 के आसपास आएगा कि 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास आएगा 1 मोल चीनी का कॉस्ट। सिंपल है। आपको बार बार मैंने एक बार बताया कि मोल में कन्वर्ट कर लिया करो, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया करो। तो 1000 के ग्राम गिवन था या फिर 1 kg गिवन था, उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दो, अप्रोक्सीमेटली 2.9 मोल्स आ गए। अब 2.9 मोल्स की कॉस्ट उसने 40 रुपए बोली है, क्योंकि 1 kg बोलो, 1000 ग्राम बोलो या फिर 2.9 बोलो, बात बराबर है। इनकी कॉस्ट 40 रुपए, तो 1 मोल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 अपॉन 2.9। सिंपल एज दैट। आ गया समझ में? आयुष्य अब क्लियर है? अब Yes, क्लियर है? sir. चलो गुड। और बोलो, और बोलो, अरे और बोलो। और कोई डाउट है कि बढ़ जाऊं आगे? हाँ, सर आगे हो। बाकी सारे कंप्लीट है, 5B पूरी कंप्लीट। बाद में मत बोलना 5B का कोई क्वेश्चन यस नहीं आना। सर। डन आयुषी, आपका भी डन। आगे बढ़ जाए फिर इसके बाद। सी सेक्शन ऑफ द चैप्टर इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन।
परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मजे की बात क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो 9th स्टैंडर्ड में भी था, बस हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखना है। तो हाउ डू यू फाइंड आउट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, तो आप उसका मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं से एक डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपका एग्जाम हुआ है इंग्लिश का, और इंग्लिश के एग्जाम में, या फिर केमिस्ट्री की बात चलिए, केमिस्ट्री का एग्जाम वो ले लेते हैं। आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ और आउट ऑफ 100 यू स्कोर 95 मार्क्स। आउट ऑफ 100, या 100 छोड़ो, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 50 नंबर का पेपर था आपका, और 50 में से आपके 45 मार्क्स आ गए। तो हाउ मच परसेंट डिड यू स्कोर इन केमिस्ट्री, कैसे फाइंड आउट करोगे? 50 नंबर का पेपर था, आपने 45 मार्क्स लाए, आपके कितने परसेंटेज आए, आप कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट, क्या करोगे बताओ? Sir, 50/100 into 100. 50/100 into 100, वाह। मैं बोल रहा हूँ 45 मार्क्स आए हैं 50 में से। 45/50 into 100. एग्जैक्टली 45/50 into 100, जितने आए अपॉन टोटल जितने में से आए मल्टीप्लाइड बाय 100। उत्कर्ष यस और नो, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। आ रही बात समझ में? तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ वन कंपोनेंट, जिसकी भी बात कर रहा है, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो, हाँ या ना? सबसे Yes. सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एग्जांपल से पूछूं, फाइंड आउट द परसेंट, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सिंपल। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो आप पहले किसका निकालेंगे? सोडियम का अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन का अलग निकालेंगे, हाइड्रोजन का अलग। तो आप बोलेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, सोडियम का मास ऑफ सोडियम अपॉन व्हाट? टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सोडियम कितना है इस गिवन सॉल्ट के अंदर, गिवन कंपाउंड के अंदर? सॉल्ट तो नहीं है, अल्कली है। उत्कर्ष, मास ऑफ सोडियम कितना है इसके अंदर? व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम इन द गिवन कंपाउंड? कितना मास है? Sir, 23. 23। और टोटल मास अगर आपने फाइंड आउट करा, इसका टोटल मास कितना आएगा? 40, क्योंकि 23 + 16 + 1 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ऐसे सोडियम का मास आ गया, ऐसे आप ऑक्सीजन का निकालो और ऐसे आप हाइड्रोजन का निकालो। तो पहले आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, सबसे पहले जब आप शुरुआत करेंगे आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। बात खत्म हो गई। ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे आप हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले के भी इजी होते हैं, बस उसके अंदर आपको एक टेबल बनाना पड़ता है और एक सेट पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। सेट पैटर्न है, उसमें आप कुछ गड़बड़ नहीं करते हो, सेट पैटर्न है, उसको आपने अगर सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन आर क्वाइट इजी। ये करो, फिर मैं दूसरा आपसे पूछता हूँ, जल्दी करो। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा प्यारा है, अगर आपने वो कर लिया तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हो जाए तो बता दो, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, अगर आपने वो कर लिया तो बाकी सारे अपने आप आपको आ जाएंगे। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। एक बार आपने हाइड्रोजन का निकाल लिया तो ऑक्सीजन का निकालने की वैसे नीड नहीं होती, क्योंकि थोड़ा हम बुद्धि का प्रयोग करें। अगर इसका परसेंटेज 23/40 into 100 आ रहा है, हमने हाइड्रोजन का भी निकाल लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सोडियम का परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 विल गिव परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? यस और नो, हाँ या ना? सहमत हो इस बात से? राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर आपने एक का और निकाल लिया तो लास्ट वाले का निकालने की वैसे नीड नहीं होती, वो हम रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बस उसका फॉर्मूला रखो और रफ में सॉल्व करके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। राइट, बताओ आंसर कितना आ रहा है? आंसर बोलो, आंसर। सर ऑक्सीजन की 40% आ रहा है। और और ऑक्सीजन का सर कितना? हाइड्रोजन का
ऑक्सीजन का 0.5 आ बताना रहा है ना, है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला कितना आप अप्लाई कर दोगे? 16/40 into 100, 40% तो नहीं आएगा, 16/40 into 100 है, देख लो कितना भी आएगा, 16/40 into 100, यस और नो, हाँ है ना। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1/40 into 100, 1/40 into 100, यस और नो, पक्का। हाइड्रोजन का 2.5% आएगा, हाँ है ना, हाइड्रोजन का 2. यस सर। आएगा एग्जैक्टली, बस करो ट्राई, बताओ उत्कर्ष तेरे को आ गया बेटा? नहीं आया? आ गया, यस और नो, sir. हाँ बता, क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद लिखो। अ गिवन सैंपल हैज 30% इथाइल अल्कोहल बाय मास, अ गिवन सैंपल हैज 30% इथाइल अल्कोहल बाय मास and the rest being water, determine the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in the given sample। पहले आप दोनों जने अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए जल्दी से, जल्दी फटाफट से। A given sample has 30% ethyl alcohol by mass and the rest being water. Find the percentage, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो ऑन कर लीजिए। Determine the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in the given sample. Determine the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in the given sample. गिवन सैंपल के अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है। पहले थोड़ा मेरी तरफ देखो और बुद्धि का प्रयोग करो। आपको एक सैंपल गिवन है, मतलब आपको एक बीकर गिवन है लैब के अंदर, और आपको बोला जा रहा है कि इस सॉल्यूशन में 30% इथाइल अल्कोहल है और बाकी परसेंट वाटर है, तो बाकी का बचा परसेंट कितना हो गया? जल्दी बोलो, बचा हुआ परसेंट कितना हो गया? 70%, राइट? 70% विल बी वाटर, राइट? तो लिख लिया यहाँ पे हमने रफ में 70% इज H2O। अब पहले आप मुझे ये बताओ, सबसे पहला सवाल, क्योंकि अगर हमने वो चीज नहीं समझी तो सारे क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें क्योंकि अभी कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें सॉल्यूशन का टोटल मास कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, मैथ्स की ही तरह हमें सॉल्यूशन का टोटल मास कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो क्या लेट करूं मैं, आप बताओ क्या लेट करूं? जो आप बोलोगे वो लेट कर लूंगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या लेट करा जाए? व्हाट शुड बी द टोटल मास ऑफ द गिवन सॉल्यूशन? क्या लेट करें? Sir, एक्स मान लो, बट एक्स से बेटर है आप कुछ वैल्यू बताओ, ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए हमें परसेंटेज सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए, और वो स्टैंडर्ड होता है sir, तरीका। 100, एग्जैक्टली। तो आप बोलेंगे लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। अगर मैं सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम ले लेता हूं, तो इथाइल अल्कोहल का मास इसके अंदर कितना हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल का मास इसके अंदर कितना हो जाएगा अगर मैंने सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ले लिया? तो sir, 30%। 30 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ C2H5OH इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर C2H5OH का मास कितना हो जाएगा? 30 ग्राम। बेस्ट तरीका होता है कुछ ना दे रखो 100 ग्राम लेट कर लो, बात सारी समझ में, क्योंकि परसेंटेज के केस में 100 के टर्म्स में इजीली सॉल्व हो जाता है। और लाइकवाइज मास ऑफ H2O इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 70 ग्राम, राइट है? ये पहले हमने डेटा डिकोड कर लिया। अब बात आती है, हमसे पूछा गया है कि इस टोटल सैंपल के अंदर, देखो जरा अच्छे से, इस पूरे सैंपल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें क्या बताना है? उत्कर्ष मोबाइल से पढ़ रहा है बेटा? मोबाइल से पढ़ रहा है? yes, sir. फोन को कहीं पे टिका ले, वरना तेरे को दिक्कत होगी। फिर ऐसे हाथ में लेके बैठा रहेगा तो हाथ दुख जाएगा तेरा, और समझने में पढ़ने में दिक्कत होगी। चाहे तो वीडियो ऑफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऑफ कर दो, बस सवाल का जवाब देते हो चलना मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। फोन को टिका दो एक जगह और टिका कर पढ़ा करो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, उसको एक जगह टेबल पे स्टेबल कर दिया करो। आपको इस बीकर के अंदर कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का टोटल परसेंटेज बताना है। तो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं किसके लिए सॉल्व करूं? एक एक के लिए। पहले हम इथेनॉल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले बोलेंगे फॉर C2H5OH, इसका मोलर मास बताएंगे, ठीक है? पहला केस हम ले रहे हैं फॉर C2H5OH। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, बताओ कैलकुलेट करके। मुझे तो रटा पड़ा है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, अभी आप छोटे बच्चे हो, याद हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH कितना होगा, कर दो प्लस, चेक करके बताओ। Sir, 46 आ रहा है 46. कि नहीं आ रहा? एग्जैक्टली 46 आएगा। कितना आएगा? 46 ग्राम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 46 ग्राम ऑफ C2H5OH कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ कार्बन, हाँ या ना? हाँ या ना? देख लो, अगर मैं 46 ग्राम पूरा लेता हूं इथेनॉल का, तो क्या उसके अंदर 12 into 2 ग्राम मतलब 24 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. देयरफॉर, लेकिन हमने लिया कितना है इथेनॉल? हमने लिया कितना है इथेनॉल? हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिया कितना इथेनॉल? 30 ग्राम। देयरफॉर 30 ग्राम ऑफ C2H5OH will contain how many ग्राम ऑफ कार्बन? 46 के अंदर 24 प्रेजेंट है, तो 30 के अंदर कितना प्रेजेंट होगा? सिंपल सर, 24 डिवाइड बाय 46 into 30 ग्राम ऑफ कार्बन। यस और नो? राइट है? तो यहाँ से हमारा कार्बन का परसेंटेज आ गया।
अब सेम डेटा को हम ऑक्सीजन के लिए भी सॉल्व करेंगे और हाइड्रोजन के लिए भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी बोलो, कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम, राइट। Therefore 30 ग्राम ऑफ C2H5OH will contain how many ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बताइए कैसे निकालेंगे, 16/46 into 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यहाँ से ऑक्सीजन का भी आ गया, लाइकवाइज हाइड्रोजन का निकाल लो। तो यहाँ से आपको कार्बन का पता चल गया, ऑक्सीजन का पता चल गया, हाइड्रोजन का पता चल गया। फिर नेक्स्ट वाला केस हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर के लिए भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पता करो और फाइनल आंसर में आप बोल दो टोटल हाइड्रोजन इज इक्वल टू इसके हाइड्रोजन प्लस इसके हाइड्रोजन, टोटल ऑक्सीजन इज इक्वल टू इसकी ऑक्सीजन प्लस इसके ऑक्सीजन, एंड टोटल कार्बन तो सिर्फ इससे आएगा, तो कार्बन का आंसर इजीली आ जाएगा। दोनों जनों को आगे समझ में क्या करना है, दोनों जनों को आगे पहले समझ में क्या करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए, हाँ या ना, पहले क्लियर है। हाँ तो करो सॉल्व इसको, Yes, करो sir. सॉल्व, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ये अब जस्ट 1 मिनट, सॉल्व करिए, बताइए। क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है टोटल कार्बन बताओ और टोटल हाइड्रोजन बताओ और टोटल ऑक्सीजन बताओ, ठीक है। आपको टोटल ऑक्सीजन बताना है, टोटल कार्बन बताना है, टोटल हाइड्रोजन बताना है, बात खत्म हो गई। और चाहो तो बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली वाले स्टेप पे आ जाया करो, डायरेक्टली स्टेप पे। मैं आपको बताऊं ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 3 है, तो उन्होंने देखो कितने प्रिसाइज तरीके से करा है। हाइड्रोजन प्रेजेंट के लिए डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ऑक्सीजन के लिए डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया उन्होंने सीधा, मतलब सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एग्जाम्पल नंबर 3 चल रहा है बुक का, चाहो तो आप देख सकते हो, बस सॉल्विंग मत देखना क्या करा है, आप बस तरीका देख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं। कि चाहो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो उन्होंने सीधा ये वाला स्टेप अप्लाई कर दिया, सीधा ये वाला। ऑक्सीजन के लिए सीधा ये वाला स्टेप अप्लाई कर दिया, दो दो स्टेटमेंट नहीं लिखी, है ना, वरना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। करिए सॉल्व। तो ये मुझे टोटल हाइड्रोजन बताओ, टोटल ऑक्सीजन बताओ और टोटल कार्बन बताओ कितना आएगा। ये आ गया समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसके बाद हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला समझना है। बताइए जल्दी जल्दी सॉल्व करके। एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, एक सेट पैटर्न है, वो टेबल आपने फॉलो कर लिया, एक टेबुलर पैटर्न सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो थोड़ा आगे का स्टेप है, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना इज क्वाइट इजी, बहुत ज्यादा इजी है। बताओ 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 बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। अरे आ रहा है, कहाँ सो गए।
सर कार्बन का 15.6 आ रहा है। कार्बन का 15.6 आ रहा है, ठीक है। और सर सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 11.6। बिल्कुल सही, और दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, क्या नाम है आपका, ऑक्सीजन का भी आ जाएगा। ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट आपका 72.6 आएगा, लेकिन कोशिश करा करो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताया करो, ठीक है। अभी तो आप बिगनर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोर्ड्स में ध्यान रखना, कोशिश करा करो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाला करो, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये लिमिटेड अप्रोच है, लिमिटेड अप्रोच परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो 9th स्टैंडर्ड में भी था, यस और नो, याद आ रहा है, 9th स्टैंडर्ड में भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना सिखा दिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमें 9th स्टैंडर्ड में सिखा दिया था। अब बात आती है एम्पेरिकल फॉर्मूला की, तो हेडिंग डाल दो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पक्का बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब या तो मोल के ऊपर या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो पहले तो आप डिफाइन लिखो, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। वैसे डिफाइन आपकी बुक में भी दे रखी है, बट आप बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन लिख लो। एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, लिखिएगा, empirical formula represents the simple ratio of all the elements in the given compound. Empirical formula represents, क्या पता चलता है हमें empirical formula से, the simplest ratio of all the elements in the given compound. For example, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। लेकिन आप मुझे सोच के बताओ, इन सारे जो नंबर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो सब में कॉमन है, वो एक ऐसा नंबर सबसे बड़ा है जो सबसे कॉमन है, कौन सा सर नंबर है वो, 6। 6 है ना। तो आप करेंगे क्या, सबको आप 6 से डिवाइड कर देंगे, सबको आप 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसा करने पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH2O, CH2O, और यही कहलाता है ग्लूकोज का, यही कहलाता है ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मतलब हुआ इस बात का, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बस ये बताता है कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ किस प्रपोर्शन में, एग्जैक्ट नंबर से मतलब नहीं है, किस प्रपोर्शन में। जरा टेक्निकली सोच समझ के हाँ या ना में जवाब देना। क्या मैं बोल सकता हूं कि कार्बन में जितना भी लूं, ग्लूकोज के अंदर कार्बन में जितना भी लूं, मुझे हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन कार्बन के बराबर लेना पड़ेगा, हाँ या ना। मुझे कार्बन का यस जस्ट डबल ऑक्सीजन यस लेना सर। पड़ेगा, सॉरी हाइड्रोजन जस्ट डबल लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन बराबर लेना पड़ेगा, राइट है। तो इसी को बोलते हैं, मतलब सिर्फ प्रपोर्शन, कितने अमाउंट में लिया है ये मैटर नहीं करता, लेकिन किस प्रपोर्शन में लिया है, अलग अलग एलिमेंट्स का जो रिलेटिव प्रपोर्शन बताता है फॉर्मूला, दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में। और एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन को पता करने के लिए, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सेट पैटर्न वाला टेबल आपको फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको, किसी भी क्वेश्चन के अंदर सारे एलिमेंट्स का गिवन परसेंटेज होगा, आपको सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज गिवन होगा या फिर मास गिवन होगा। तो आप करते क्या है, 5 या 6 कॉलम का, डिपेंडिंग अपॉन अप टू नीड, वैसे तो यूजुअली 5 कॉलम के अंदर आपका काम हो जाता है। आप एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं, पहले आप एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट्स, तमीज से सुनते हुए चलिएगा। पहले कॉलम के अंदर आप बोलते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम बनता है उनका जो रिलेटिव परसेंट है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा, रिलेटिव परसेंट, उसी को हम उसका मास मान लेंगे। लेट्स इसका मास परसेंट गिवन है x, इसका परसेंट गिवन है y, और इसका परसेंट गिवन है z। उसके बाद इनका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि कुछ केसेस में मॉलिक्यूल के ऊपर भी आ जाता है, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी होती है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद आप बोलेंगे मास रेशियो, क्या बोलेंगे उसके बाद, मास का रेशियो। मास का रेशियो मतलब मोल्स निकालना है, वैसे तो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, बुक में अलग तरीके से लिखा होता है। मास का रेशियो इनडायरेक्टली मतलब है मोल्स का रेशियो, कि जो इसका मास आपने लिया है उसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो x/12 हो जाएगा, ये y/1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, z/16 हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इन तीनों वैल्यूज में से जो भी वैल्यू सबसे छोटी आए, आई अगेन रिपीट, इन तीनों वैल्यूज में से जिसकी वैल्यू भी सबसे छोटी आए, तीनों के नंबर को उस सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो। लेट से इसको सॉल्व करने पर a आया, इसको सॉल्व करने पर b आया, और इसको सॉल्व करने पर c आया, और मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि b इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, b सबसे छोटी वैल्यू है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, a बाय बी, यहाँ पे हो जाएगा b बाय बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बाय सी, c बाय बी। ऐसा करने पर आपको सारे एलिमेंट का एक रिलेटिव प्रपोर्शन मिल जाएगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या ये स्टेप्स आ गए समझ में, क्या करना है आपको, क्या आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं, क्या ये बात आ गई समझ में, यस और नो। सर रिलेटिव परसेंटेज क्या है? बेटा रिलेटिव परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, मतलब आपको बोलेगा गिवन कंपाउंड के अंदर, जैसे अभी हमने करा था ना, जैसे तुमने अभी निकाला है कि सर कार्बन का परसेंटेज इतना आ रहा है, हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना आ रहा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव परसेंट। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने परसेंटेज में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने परसेंटेज में। कई बार एग्जामिनर होशियारी दिखा देता है, कैसे होशियारी दिखाता है,
इन दोनों का परसेंटेज दे देगा, इसका परसेंटेज नहीं देगा, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ बताना जरा। अगर मुझे इन दोनों का परसेंटेज गिवन है और इसका परसेंटेज नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं इन दोनों को जोड़कर 100 में से माइनस कर दूं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा, यस और नो? क्या इन दोनों के परसेंटेज को जोड़कर 100 में से कर दूं तो ऑक्सीजन का आ जाएगा? डेफिनेटली। तो ऐसे भी वो ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन को ऐसे भी ट्रिकी बना देता है। हमने रिलेटिव परसेंटेज लिखा, फिर मोल्स निकाले, पहले एटॉमिक नंबर लिख लिया, मॉलिक्यूलर मास लिख लिया, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, हमने मोल्स निकाले, और जो भी मोल्स की वैल्यू सबसे छोटी आएगी सारे नंबर्स को उससे डिवाइड कर दो, और इससे जो फॉर्मूला आएगा उसको अरेंज कर दो। मतलब कार्बन के सबस्क्रिप्ट में a बाई बी की जो भी वैल्यू आएगी वो लिख दो, हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू आएगी b बाई बी आएगी वो वैल्यू लिख दो, और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में c बाई बी की वैल्यू लिख दो। यही एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो पहला स्टेप तो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, ठीक है। आप जरा लिखो स्टेप 1, लिखो टेक्निक्स लिखो या फिर लिखो स्टेप्स टू फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। स्टेप्स हेडिंग डाल दो कॉपी में, और ये सेट पैटर्न है, आपको ये फॉर्मूला, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स टू फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टेप्स टू फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला, EF लिख लो, EF एंड MF। EF का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकल जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 लिखो, ड्रॉ द टेबल एंड फाइंड आउट EF। ड्रॉ द टेबल एंड फाइंड आउट EF, इसको लिख लो क्योंकि आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा फिर। ड्रॉ द टेबल एंड फाइंड आउट EF, पहला काम। दूसरा पॉइंट उसके बाद लिखो, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये सेकंड स्टेप बहुत जरूरी है। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे मैं बोलूं अगर ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूँ, यस और नो? क्या इसका मास निकाला जा सकता है, हाँ या ना? निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कार्बन का यस 12 हो सर। गया, 12 प्लस 2 14, और 14 और 16 कितना हो गया 30। तो यहाँ से जो मास आएगा निकलकर, ये जो 30 यहाँ से मास आएगा, ये इसका क्या कहलाता है? EFM। क्या कहलाता है? EFM। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला के कॉरेस्पॉन्डिंग मास इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो लिखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आपने क्या लिखा है? कैलकुलेट EFM, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। थर्ड स्टेप लिखिए उसके बाद, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। थर्ड स्टेप है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो आप ऐसे निकाल लेंगे, EFM डिवाइडेड बाय, सॉरी MFM डिवाइडेड बाय EFM। ये थर्ड स्टेप है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। जैसे मैं साबित कर देता हूं, अगर इसका मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और बस मैंने आपको बोल दिया कि इसके लिए MFM की वैल्यू आती है 180। मैंने आपको बता दिया इसके लिए MFM की वैल्यू आती है 180। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 180/30 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। अरे बोलो बेटा। सर है सर बस 6। 6 आएगा, इतना क्या सोच रहे हो? 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। और लास्ट स्टेप उसके सर बाद ये n के इक्वल टू क्या लिखा है? क्या चीज? सर ये n के इक्वल टू क्या लिखा है? n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास होगा, जैसे यहाँ पे 180 गिवन हो गया, और डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो हम ऐसे निकाल लेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। आप पूरा लिख लेना, आप पूरा लिख लेना है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है MFM मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, एंड EFM स्टैंड्स फॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट स्टेप उसके बाद लिखो, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय द रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो बताओ जरा, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अल्टीमेटली निकलकर C6H12O6 आ जाएगा, हाँ या ना? क्या मैं इस पूरे फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C6H12O6 आ जाएगा? बस यही काम हमें करना होता है, यही काम करना होता है। और लकीली अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो आपको 3 से लेकर 5 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। यही अप्रोच होती है एम्पेरिकल फॉर्मूला की। ये टेबल को सॉल्व करो, टेबल को सॉल्व करने के बाद EFM निकालो, सेट पैटर्न है, EFM निकालो, MFM डिवाइड बाय EFM करो, n की वैल्यू पता चल जाएगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। पहले तो सबसे बेसिक बताओ, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, लिखिएगा जरा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH3COOH। ये कोई एसिड है, आपने पढ़ा हुआ है, CH3COOH कौन सा एसिड होता है? ये CH3 एसिटिक एसिड। तो आपको एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, आपको एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो देख लो, टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल ऑक्सीजन, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। तो कितना आएगा बताओ? बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट रेशियो बताना है बस आपको, बताओ। बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे बेटे। H2O।
एग्जैक्टली CH3COOH है ना, तो चाहो तो इसको आप कंडेंस करके कैसे लिख सकते हो, C2O2H4। अगर आपने ऐसे लिखा है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, COH2, और अगर H बीच में डाल दोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O। बात बराबर है, कैसे भी कर लो, बस मेंशन कर देना इसका फॉर्मूला क्या है, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद लिखिएगा जरा, मैं मीटिंग स्विच करूंगा, तब तक आप अपना आंसर रेडी रखें या फिर आगे करके रखिएगा। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। Find the empirical formula of a compound. Find the empirical formula of a compound with following percentage composition. Zinc is equals to 47.8. Zinc is equal to 47.8%, and chlorine is equal to 52.2%. Chlorine is equal to 52.2%. लिख लीजिए, जिंक का मास, जिंक का एटॉमिक मास इज 65 एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5। आपको सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप सॉल्व करना है, टेबल बनाकर फर्स्ट स्टेप सॉल्व करना है। करिए ट्राई, बताइए। बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के, जो नहीं आएंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, मतलब सी सेक्शन इस पूरे चैप्टर का सबसे इजी सेक्शन है, सबसे इजी। डी से थोड़ा आसपास लेवल का है, बी सेक्शन सबसे टफ माना जाता है। 10th के बच्चों के अकॉर्डिंग बी सेक्शन सबसे टफ माना जाता है, बट एक्चुअल में है टफ तो कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत तमीज से पढ़ाई करोगे, कंसेप्ट को समझोगे तो टफ तो बी भी नहीं है। बस बच्चे डरते हैं बस बी सेक्शन से कि बी सेक्शन बहुत टफ होता है सर, समझ में नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं है। प्रैक्टिस करो तो सब इजी है। बताइए इसका आंसर फटाफट से, टेबल बनाइए। सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए टेबल बनाए तो छोटा सा टेबल बनेगा आपका, सारे आंसर आ जाएंगे। 5 कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम के अंदर आपका आंसर है। सिंपलेस्ट रेशियो बता दो कितना आएगा, तो जिंक और क्लोरीन के फॉर्म में अरेंज करो। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो तो फॉर्मूला आपको ऐसे पता होगा, क्योंकि इस कंपाउंड में जिंक और क्लोरीन गिवन है। आप कोई ऐसा कंपाउंड जानते हो जिसमें जिंक और क्लोरीन आता है? कोई ऐसे कंपाउंड जानते हो? अगर जानते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। क्लोराइड। जिंक क्लोराइड ना, तो आप गारंटी दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना, आंसर ZnCl2 आएगा। आंसर ZnCl2 आएगा। थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करके भी हम पता कर सकते हैं, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो मैं तो समझाऊंगा ही, और नहीं आ रहा तो बता दो सर नहीं आ रहा। वैसे है कुछ भी नहीं, गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करो, मोल्स का रेशियो आ जाएगा, दोनों में से जिसकी वैल्यू छोटी है उससे दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो पता चल जाएगा। जिसका आंसर आ जाए ZnCl2 बता देगी सर, डन, आ गया। बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल है। सर आ गया। आ गया ZnCl2, बात खत्म। पक्का है कि बस ऐसे ही बोल रहा है कि हाँ सर आ गया? दिखा कॉपी में मुझे, क्या कर है, कॉपी दिखा। बिल्कुल सही है, बस ऐसे आपको सॉल्व करना है, बस कोशिश करना है इसको टेबल बना के सॉल्व करो। इसको टेबल बना के सॉल्व करना, अभी तो रफ में कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम से इसको टेबल बना के सॉल्व करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हर बार हमें जरूरत नहीं होती चारों के चारों स्टेप्स फॉलो करने की, मेजोरिटी क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप पे रुक जाते हैं, कुछ फोर्थ स्टेप तक जाते हैं, तो जैसी क्वेश्चन की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो इतना खत्म करना, सी सेक्शन अपने जितने क्वेश्चन आते हैं उतने अप्लाई करो, जो डाउट होंगे वो तो मैं बता ही दूंगा। तो 5C सेक्शन जितने अटेम्प्ट हो जाए कर लो, बस पैटर्न जो आपको बताया मजे की बात है वही पैटर्न अप्लाई होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप, मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप तक जाना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। इतना गौरव करना, पहले कल डाउट लेंगे, ज्यादा जल्दी हमें भागने की कोई नहीं है, हम पहले आराम से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन कवर अप करेंगे, लगेगा कि क्वेश्चन सारे कवर अप हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया है, तभी डी सेक्शन की शुरुआत करेंगे, ठीक है? चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।